गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक्स में आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वह है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से पहले हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब मोल कॉन्सेप्ट से हमको केमिकल कैलकुलेशन की बहुत सी चीजें कंफर्म हो जाती हैं। जैसे अगर हमको कोई सब्सटेंस है, उसका वेट दिया हो, उसका मास दिया हो, हमको उसका वॉल्यूम निकालना हो, तब मोल से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ आयन आपको निकालने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन केमिकल कैलकुलेशन में हर जगह मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट भी लग कर जाता है, कहीं ना कहीं ये भी जाकर सुस्त हो जाता है, मोल कॉन्सेप्ट भी मौन हो जाता है। वहां पर फिर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट चालू होता है केमिकल कैलकुलेशन में। हम लोग देखते हैं कि वह कौन सी जगह है जहां जाकर मोल कॉन्सेप्ट मौन हो जाता है। अब देखें कि अगर आपसे कहा जाए कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, जिन्होंने रिएक्शन की, जिन्होंने अभिक्रिया की और फिर प्रोडक्ट बना सी और डी, और आपसे कहा जाए कि आप बता दीजिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल ए के रहे और कितने नंबर ऑफ मोल बी के रहे। आपसे कहा गया कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, इन दोनों ने रिएक्शन किया, फिर प्रोडक्ट जो आपका बना वो बना सी और डी। सी और डी आपका प्रोडक्ट बना। आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ए बी सी और डी की मोल संख्या आप बता दीजिए। नंबर ऑफ मोल बता दीजिए आप ए बी सी और डी की। तब आप कहेंगे कि आप केमिकल रिएक्शन हमको बता दीजिए, केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, फिर आप बता देंगे। अब इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी। जब आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन पा जाएंगे तो आप बता देंगे कि कितने मोल सब्सटेंस मिले और कितने मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहेगा कि जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हैं सब सेम है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मांग नहीं करेगा। वो कहेगा कि जितने भी रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लिए हैं और जितने भी प्रोडक्ट बने हैं सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। यहां से हमको यह समझ में आ जाएगी कि ये इक्विवेलेंट लॉ का इंपॉर्टेंस क्या होता है केमिकल कैलकुलेशन में। तो केमिकल कैलकुलेशन में हमको किसी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं होगी। हमको अगर रिएक्टेंट मालूम है कि कौन से रिएक्टेंट भाग लिए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ, तब हम रिलेशन उनका बना सकते हैं। जितने भी रिएक्टेंट भाग लेंगे किसी भी रिएक्शन में सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा और जितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उनका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि हमको केमिकल इक्विवेलेंस बैलेंस ही दी जाए या सारे प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट हमको मालूम हो जाए, तब भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यह है केमिकल कैलकुलेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की इंपॉर्टेंस या इक्विवेलेंस लॉ की इंपॉर्टेंस। अब समस्या ये आती है कि जो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये हम निकालते कैसे हैं।
तो मोल जब हम लोग निकालते थे तो याद करें कि मोल इक्वल टू मास या वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जिस भी सब्सटेंस का हम निकालते थे उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे डालते थे। इक्विवेलेंट वेट में वहीं पर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में वहीं पर हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल जब लिखते थे आप नंबर ऑफ मोल्स, तो आप लिखते थे मास या वेट आप लिखते थे ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जिस भी सब्सटेंस का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहता था उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखते थे नीचे। अब जब आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना होगा तब आप वेट ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब आप उस सब्सटेंस का या उस कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से अगर आप उसके वेट को या उसके मास को जो ग्राम में दिया गया होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस या उस कंपाउंड का आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमको इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि अगर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का चाहिए तो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हमको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि किसी सब्सटेंस का हम इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। इक्विवेलेंट वेट अगर किसी सब्सटेंस का आपको चाहिए तो जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हम लगभग 4 भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो लगभग हमारे सारे सब्सटेंस कवर हो जाएंगे, हमको सबके इक्विवेलेंट वेट मालूम हो जाएंगे। अब पहला जो हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट वह एलिमेंट का देख लेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट्स है तो उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। दोबारा हम लोग देख लेंगे कि अगर कोई एसिड है विथ H+ आयन, अगर एसिड है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, या बेस है आपका हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, तो उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तीसरे में हम देखेंगे कि अगर कोई एसिड है हमारे पास और वह एसिड ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, बिना हाइड्रोजन आयन का जो एसिड होगा जैसे नॉन मेटल की एसिड, नॉन मेटल की ऑक्साइड, तो उसका आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। कोई बेस हो आपके पास जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन ना हो, मतलब मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा लेकिन वो बेस होगा, उसका हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। या कोई कंपाउंड ऐसा मिल जाए जो किसी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है और ना ही वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब किसी रिएक्शन में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कोई कंपाउंड है जो ना तो बिहेव कर रहा है ऑक्सीडेंट की तरह, ऑक्सीकारक की तरह, और ना ही बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, अपचायक की तरह। ना तो ये ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर रहा है, ना ये अपचायक की तरह बिहेव कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, है ना। कोई ऐसा कंपाउंड है जो किसी रिएक्शन में है तो, लेकिन उस रिएक्शन में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई चेंज नहीं हो रहा है,
मतलब वह ना तो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही वो अपचायक की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। अब चौथे में हम लोग वे कंपाउंड लेंगे जो ऑक्सीकारक और अपचायक की तरह बिहेव करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, मतलब जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा, जो या तो ऑक्सीडेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये या तो ऑक्सीडेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, या तो ऑक्सीकारक होंगे या अपचायक की तरह बिहेव करेंगे। इनका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। सारे सब्सटेंस को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। पहले एलिमेंट्स का सीख लेंगे कि एलिमेंट्स अगर है तो उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। फिर देखेंगे कि एसिड अगर H+ आयन के साथ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आप निकाल सकते हो। बेस अगर हाइड्रोक्सिल आयन के साथ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकाल सकते हो। अगर एसिड है उसके साथ H+ आयन नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल रहा है। बेस है जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकाल रहे हैं। कोई कंपाउंड है किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व तो है लेकिन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वह उस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर पा रहा है और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ना तो ऑक्सीकारक की तरह वह व्यवहार कर रहा है ना ही अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो फिर उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। चौथा हम लोग कहेंगे कि कोई कंपाउंड्स है जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीकारक या अपचायक की तरह व्यवहार करता है तो फिर उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। एलिमेंट में आप देखें कि एलिमेंट में अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का तो जनरल जो इसका एलिमेंट के इक्विवेलेंट का जो रूल बताया गया वो ये बताया गया है कि कोई एलिमेंट का वह पार्ट उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है एलिमेंट का जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या तो जुड़ जाता है या रिप्लेस हो जाता है, या तो कंबाइन हो जाता है या तो रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग जनरल तरीका जो निकालते हैं एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का, तो हम कोई भी एलिमेंट को उसके आयन फॉर्म में, उसके रेडिकल फॉर्म में देख लेते हैं। अब एलिमेंट के एटॉमिक वेट को उसके नंबर ऑफ आयन से डिवाइड कर देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है एल्यूमिनियम, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। अब इसको हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से कंबाइन कराने नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे इसको रेडिकल फॉर्म में इसके चेंज कर लेंगे। इसका रेडिकल फॉर्म हम लोगों ने देखा है कि Al+3 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो इसके एटॉमिक वेट को इसके नंबर ऑफ चार्ज 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका एटॉमिक वेट होता है 27 और 3 से आपने डिवाइड कर दिया तो इसका इक्विवेलेंट वेट आया 9। तो जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का रेडिकल फॉर्म आपको मालूम होगा और रेडिकल फॉर्म में जो भी नंबर ऑफ चार्ज होगा उस नंबर ऑफ चार्ज से उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट को आप डिवाइड कर देंगे तो उस एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। एलिमेंट आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एसिड है जिसके साथ H+ आयन है और कोई बेस है जिसके पास आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ
रिप्लेसेबल H प्लस आयन और OH माइनस आयन। H प्लस आयन जो रिप्लेस होने वाला हो, H आयन जितना रिप्लेस होने वाले हो, या हाइड्रोक्सिल आयन। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब एक मॉलिक्यूल अम्ल या एक मॉलिक्यूल क्षार, एक मॉलिक्यूल एसिड या एक मॉलिक्यूल बेस से जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस होंगे या जितने नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेस होंगे, उससे अगर हम उस एसिड या बेस के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमें एसिड या बेस का इक्विवेलेंट वेट मालूम हो जाएगा। इसको हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं तो चीजें और कंफर्म होंगी आपकी। मान लीजिए हम लोगों ने एसिड लिया, H3PO4, ये आपने एसिड ले लिया, ये आपका एसिड है H3PO4। अब यहां पर हम लोग इसको तीन तरह से सीख सकते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने रिप्लेसेबल होंगे, जितना रिप्लेस किया जाएगा, उसी से हमको डिवाइड करना होगा इस H3PO4 के मॉलिक्यूलर वेट को, तब हमको H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, यहां भी रिएक्शन आप करा रहे हैं NaOH से, और यहां भी रिएक्शन आप करा रहे हैं NaOH से, लेकिन तीनों बार आप तीन तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पर आपने प्रोडक्ट बनाया NaH2PO4 प्लस H2O। पहली जगह पे आपने प्रोडक्ट बनाया NaH2PO4 प्लस H2O। अब देखें कि H3PO4 से आपने बनाया है NaH2PO4, तो यहां H3PO4 से कितने H आपने रिप्लेस किए? सोडियम आया, कितना H रिप्लेस करके ये गया? तो आपने देखा कि यहां दो हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, तो यहां नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन हो गया होगा 1। तो यहां अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट आप H3PO4 इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट किसका? H3PO4 का अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितना रहा? 1 रहा, क्योंकि एक ही H को आपने रिप्लेस किया और उसकी जगह पे सोडियम आया है। अब अपॉन 1, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। कब? जब H3PO4 से केवल एक H प्लस आयन को रिप्लेस किया गया। दूसरी रिएक्शन में 2 H प्लस आयन हम लोग रिप्लेस कर ले रहे हैं, 2 H प्लस आयन रिप्लेस कर देंगे तो 2 सोडियम आ जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा Na2HPO4 प्लस 2HOH 2H2O। अब की बार इक्विवेलेंट वेट इसका दूसरा हो जाएगा। अब की बार कितने H प्लस आयन रिप्लेस हुए हैं सोडियम से? 2 हाइड्रोजन आयन सोडियम से रिप्लेस हुए हैं। तो अब की बार जो नीचे वाला रहा जिसे आप बैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, तो बैलेंसी फैक्टर अब की बार 2 हो जाएगा। तो यहां जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा H3PO4 का, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट
H3PO4 का लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब की बार 2 H प्लस आयन रिप्लेस किए गए हैं इस एसिड से, तो बैलेंसी फैक्टर अब की बार आपको मिल जाएगा 2। तीसरी रिएक्शन हम लोग लेते हैं कि तीनों H आयन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तीनों H आयन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तीनों H आयन को जब रिप्लेस कर देंगे तो 3 के तीनों चले जाएंगे, तो 3 सोडियम आ जाएंगे, Na3PO4 प्लस 3H2O। अब की बार इक्विवेलेंट वेट दूसरा हो जाएगा। अब की बार आपका इक्विवेलेंट वेट आप H3PO4 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 अपॉन 3। अब की बार आपने 3 H आयन को रिप्लेस कर दिया, H प्लस आयन को रिप्लेस कर दिया, तो बैलेंसी फैक्टर आपका 3 मिल जाएगा और आपका इक्विवेलेंट वेट जो मिलेगा वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आता ही होगा, सारे एटॉमिक वेट आप जोड़ दीजिए तो मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। इस तरह से आपने सीखा कि अगर कोई एसिड है उसमें H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है, तो जितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होंगे वही आपके बैलेंसी फैक्टर होंगे और उससे आप उस एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपको मिल जाएगा। अब हाइड्रोक्सिल आयन में भी यही होगा। बेस में जितना हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस होगा वो आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा और बेस के मॉलिक्यूलर वेट को उस वैलेंसी फैक्टर से आप डिवाइड कर देंगे तो बेस का इक्विवेलेंट वेट आपको मिल जाएगा। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस था। आपने मान लीजिए इसकी रिएक्शन करा दी एसिड से किसी, और इस एसिड से जब रिएक्शन कराया तो 2 प्रोडक्ट आपने फॉर्म किया। 2 प्रोडक्ट, पहली बार जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपने किया वो किया CaOHCl प्लस CaCl2 प्लस CaCl2। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, हमको केवल यह सिखाना है कि आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल रहे हैं। दोबारा आपने ऐसे बनाया HOH होगा, HOH जल बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, जल बनेगा। दोबारा आपने इस रिएक्शन को कराया, अब की बार हाइड्रोक्सिल आयन को कंप्लीट रिप्लेस कर दीजिए, दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस HOH, CaCl2 प्लस HOH। रिएक्शन आप बैलेंस कीजिएगा, यहां रहेगा तो एक ही से काम चल जाएगा, यहां जब आ जाएगा तो 2 से काम चल जाएगा। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो HCl to HCl बैलेंस कर लीजिएगा, हम आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा रहे हैं। यहां पर इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से केवल एक OH आयन का रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहां बैलेंसी फैक्टर कितना मिला, 1। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप डिवाइड करेंगे इसको 1 से, मॉलिक्यूलर वेट को इसके 1 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है।
यहां पर दोनों हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो गए, तो इक्विवेलेंट वेट आप CaOH ट्वाइस इक्वल टू हो जाएगा CaOH ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर आपको अब की बार 2 मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना जानते ही हैं, तो आप इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे किसी एसिड या किसी बेस का जिसके साथ H+ आयन हो या हाइड्रोक्सिल आयन हो। अब एक चीज यहीं पर यह आती है कि अगर ऑक्सो एसिड हो, जैसे नाइट्रोजन का है, सल्फर का है और आपका हैलोजेंस के हैं, इसके ऑक्सो एसिड अगर आपके पास हैं तो उनसे कौन सा H आप रिप्लेस कर सकते हैं, कौन से H रिप्लेस कर सकते हैं? तो आप बताएंगे कि ऑक्सो एसिड अगर हैं तो ऑक्सो एसिड से वही H रिप्लेस होंगे जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होंगे। मतलब ऑक्सो एसिड अगर है, ऑक्सो एसिड है, नाइट्रोजन का है, सल्फर का है, हैलोजन का है, किसी का ऑक्सो एसिड है, उस ऑक्सो एसिड से वही H+ रिप्लेस होंगे जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़े नहीं होंगे, जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट नहीं जुड़े होंगे। ठीक, जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से कनेक्ट नहीं होंगे उन्हीं को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑक्सो एसिड में कोई भी H एटम सीधा सेंट्रल एटम से अटैच्ड है तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वह रिप्लेस नहीं होगा। देखें, अगर मान लीजिए आपका H2SO4 है, ऑक्सो एसिड है सल्फर का, यहां पर क्या होगा, इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में जो आपके सल्फर के ये है, जो आपके सल्फर के साथ ये हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं रहे, जो डायरेक्ट अटैच्ड नहीं होंगे उन्हीं को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो डायरेक्ट अटैच्ड होंगे उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर यही कोई H एटम सल्फर से डायरेक्ट अटैच्ड होता तो उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ये जानिएगा कि अगर ऑक्सो एसिड है, आपसे पूछा जाए कि ऑक्सो एसिड में कौन सा H एटम आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जो H एटम ऑक्सो एसिड के सेंट्रल एटम से डायरेक्ट अटैच्ड नहीं होगा उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिया एलिमेंट का, इक्विवेलेंट वेट हमने एसिड बेस का देख लिया जहां H+ आयन या हाइड्रोक्सिल आयन था। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट उस एसिड का जहां H+ आयन नहीं है, उस बेस का जहां हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, और उस कंपाउंड का जो ना तो ऑक्सीडेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड वाला, तीसरी वाली बात जब हम लोगों ने किया था, एसिड बेसिस जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, और कंपाउंड जो ना तो ऑक्सीडेंट है और ना रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेंट भी नहीं है
और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर हम लोग किस तरह से निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट? तो यहां इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला होगा वो होगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ चार्ज एट कैटायन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज एट एनायन। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैटायन मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ धन चार्ज होगा वह आर जो निगेटिव रेडिकल होगा उस पर जितना टोटल नंबर ऑफ ऋण चार्ज होगा वो यहां पर वैलेंसी फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें आपको आराम से कंफर्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम क्लोराइड का, अब एल्युमिनियम क्लोराइड है, अब इसका आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए अब आप देखेंगे इस पर, चाहे वो कैटायन हो मतलब पॉजिटिव रेडिकल हो चाहे नेगेटिव रेडिकल, उस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है। तो पॉजिटिव वाला हो गया एल्युमिनियम और नेगेटिव वाला हो गया क्लोरीन। अगर हम इसको आयनाइज्ड कर दे तो Al 3+ हो जाएगा और 3Cl- हो जाएगा। ऐसे ही ना होगा। अब ये आपका और ये नेगेटिव वाला रेडिकल या पॉजिटिव वाला रेडिकल। अब यहां पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चाहे जिसमें से चाहे आप कैटायन से निकालिए चाहे आप एनायन से निकालिए, जितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपको मिलेगा वही टोटल नंबर ऑफ चार्ज ही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। यहां पर देखते हैं कैटायन से तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया 3। यहां देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज 3 × -1, यहां भी 3 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहां पर हो गया 3। तो यही आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर वेट AlCl3 का अपॉन इस पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो हुआ कैटायन और एनायन पे वह हुआ 3। अगला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CuSO4 का। CuSO4 का CuSO4 जो है आपका, इसका आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट आप निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट वेट इसका आप निकाल दीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जब आपको निकालना होगा तब आप देखेंगे कि इसका जो पॉजिटिव रेडिकल पार्ट है या नेगेटिव रेडिकल पार्ट है उस पर कितना नंबर ऑफ चार्ज है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका आयनाइजेशन कर देना होगा, आराम से चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे ही इसका आयनाइजेशन करेंगे Cu+2 SO4-2
तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज देखें 2 है, वैलेंसी फैक्टर आपको मिला 2, तो इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट CuSO4 का अपान 2। तो अगर CuSO4 दिया गया है और आपसे कहा जाए कि आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए, तो आप देखेंगे इसके कैटायन पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज 2 है और इसके एनायन पर भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज 2 है। तो 2 इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया और इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपान 2। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक आपको कंपाउंड दिया गया, कोई भी कंपाउंड हो उसका आप इक्विवेलेंट वेट आराम से निकाल सकते हैं, Al2SO4 थ्राइस। अब इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इसका आयनाइजेशन फॉर्म आप कर लीजिए। Al आपका 2 है, 2Al, एल्युमिनियम पे चार्ज होता है +3, सल्फेट आपका 3 है और सल्फेट पर चार्ज होता है -2। तो यहां पर ध्यान से देखें, टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो हो गया 2 इंटू +3 +6 हो गया। यहां टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या हो गया 3 इंटू -2 -6। तो यहां आप देखें चार्ज यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज एनायन और कैटायन पे सेम ही रहेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज एनायन और कैटायन पे आएंगे किसी कंपाउंड में, वही आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। और आप जब इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे तो Al2SO4 का आप मॉलिक्यूलर SO4 थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट डाल देंगे, मॉलिक्यूलर वेट आप डालेंगे Al2SO4 थ्राइस का, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो कैटायन या एनायन पे मिला है, वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपको मिला है 6, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6 Al2SO4 थ्राइस का। इस तरह से कोई भी कंपाउंड मिले, उस कंपाउंड के लिए सबसे अच्छा यह है कि उसको आयन फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। अब किसी भी एक आयन पर, चाहे पॉजिटिव आयन चाहे नेगेटिव रेडिकल पार्ट पर, उस पर देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है। जितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा, उसी से आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड है वो किसी रिएक्शन में यूज हो रहा है, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन वहां उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका है CuSO4 प्लस CaCl2, ये आपकी रिएक्शन हो गई, रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट आपका बना CaSO4 प्लस CuCl2। अब इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। रिएक्शन है तो आप देखेंगे कि इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर पे आ जाएगी +2, यहां पर आएंगे यहां भी कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने सिखाया आपको। अब यहां पर आपने कहा कि रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तब जितना चेंज होगी वही आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। यहां देखिए नो चेंज हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका इक्विवेलेंट वेट ही आप नहीं निकालेंगे। चेंज नहीं हुआ तो हम लोग अपनी रूलिंग लगाएंगे कि अगर चेंज नहीं है तो हम देखेंगे कि
ये जो आपका कंपाउंड है ये रेडिकल फॉर्म में जब जाएगा तो इसके कैटायन या एनायन पे कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, वही इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। फिर यहां से जब चेंज नहीं हुआ तो हम CuSO4 का रेडिकल फॉर्म देख लेते हैं। तो Cu+2 SO4 -2, चार्ज कितना हो गया +2 और -2, 2 चार्ज हो गया एनायन पर भी और 2 चार्ज हो गया इसका कैटायन पर भी, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट जो हो गया इसका ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट CuSO4 का अपॉन 2। तो आप पैनिक मत लीजिएगा, अगर कोई रिएक्शन है और कोई कंपाउंड है वह उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है तो उसका इक्विवेलेंट वेट आप निकालेंगे उस पर नंबर आप चार्ज देख के, उसके कैटायन पे या एनायन पे, वही नंबर आप चार्ज उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट को उससे आप डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। लास्ट और इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करे, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करे किसी रिएक्शन में और या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, तब उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। चौथा, फोर्थ, कंपाउंड जो बिहेव करे किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेंट की तरह, जो ऑक्सीडेंट हो रिएक्शन में, ऑक्सीकारक हो या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करें, अपचायक हूं, तब आप इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तब आप इसके लिए आप फार्मूला लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होगा उस नंबर, वही नंबर आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। उससे अगर हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमको कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। यहां पर आप थोड़ा सा सतर्क किए रहिएगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन पर मीडियम का प्रभाव हो जाता है। जैसे अगर एसिडिक मीडियम में है तो फिर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग तरीके से चेंज होता है। अगर वो एल्कली मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग तरीके से चेंज होता है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल मीडियम में है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग तरीके से चेंज होता है। तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा KMnO4 पे, पोटेशियम परमैंगनेट पर। अब यहां पर आप इंपॉर्टेंट डालिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका नेचर इसके एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेसिक मीडियम में अलग और न्यूट्रल मीडियम में अलग हो जाएगा। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा इसके बिहेव तीनों मीडियम में अलग अलग होंगे। अब हम लोग एक एक मीडियम में इसके बिहेव को पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एसिडिक मीडियम में है, फिर बेसिक में देख लेते हैं, फिर इसको न्यूट्रल में देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको एसिडिक में देखते हैं, फिर हम इसको बेसिक में देखते हैं, फिर हम इसको न्यूट्रल में देखते हैं। अब एसिडिक में जब ये रहेगा तब ये जो चेंज करेगा मैंगनीज वो Mn+2 की तरह चेंज करेगा। मतलब सीधा सीधा ये होगा कि KMnO4
का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें Mn का जो चेंज होगा तो ऐसे चेंज होगा Mn+2 की तरह का। बेसिक मीडियम में जब होगा तो KMnO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज होगा वो चेंज होगा MnO4-1 के रूप में। जब ये न्यूट्रल मीडियम में होगा तो यहां मैंगनीज जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होगा वो चेंज होगा MnO2 के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों जगह ये 3 तरीके से चेंज हुआ। अब ये देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज एसिडिक मीडियम में कितना हुआ, बेसिक मीडियम में कितना हुआ और न्यूट्रल मीडियम में कितना हुआ। ये -8 हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, और पोटेशियम का +1, तो -8 से +1 जाएगा तो ये हो जाएगा +7। यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी ये +7 होगा, यहां पर भी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 दिया है। चेंज कितना हो रहा है, चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना है 7 - 2 मतलब 5 का चेंज है। यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो हो जाएगा आपका, यहां पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग को निकालना रहेगा तो ये देखें, मैंगनीज का अगर आप X मान लेंगे और ऑक्सीजन का होता है -2, तो -8 हो गया, निगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है, सॉरी ये निगेटिव नहीं रहेगा, MnO4 ही रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, गलती हो गई थी। MnO4 ये जब टूटता है KMnO4 वो ऐसे टूटता है K+ और MnO4- में। यहां पर मैंगनीज जो होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा सीधा हो जाएगा +8। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज हुआ वो हुआ 8 - 7 = 1। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया 1 का। तीसरा न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं तो यहां आपका +4 हो जाएगा। जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा 7 - 4 = 3। अब आप ध्यान से देखें KMnO4 का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज हुआ वो 5 हुआ, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज हुआ वो 1 हुआ, और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज हुआ वो 3 हुआ। मतलब एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया, एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया, बेसिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, और न्यूट्रल मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। तो तीनों मीडियम में इसके इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होंगे।
अब एसिडिक मीडियम में इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। अब KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट आपका 154 होता है, निकाल के देख लीजिएगा, तो यहां हो जाएगा 154 अपॉन 5। ठीक। बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, और न्यूट्रल मीडियम में इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, वो होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। तो यहां पर आपने देखा कि मीडियम का भी प्रभाव कुछ कंपाउंड पे पड़ता है। तो KMnO4 हमने कहा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मीडियम में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग चेंज होते हैं, मतलब बैलेंसिंग फैक्टर अलग अलग हो जाता है। एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ 5 से, बैलेंसिंग फैक्टर 5 हो गया। बेसिक मीडियम में 1 हो गया और न्यूट्रल मीडियम में 3 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट तीनों मीडियम में इसके अलग अलग हो सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो आप तीनों मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, फिर उसका रेशियो निकालिए। ध्यान रखिएगा इस पर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है, तो ये केवल एसिडिक मीडियम में ही अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा। ये केवल एसिडिक मीडियम में ही अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट को जो चेंज करेगा वो चेंज करेगा इस तरह से। ये चेंज करता है एसिडिक मीडियम में अपने ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमियम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हुआ। यहां पर 7 दूनी 14 -14 +2 +12 हुआ, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो गया +12। टोटल की बात कर रहा हूं, अकेला क्रोमियम का +6 हो जाएगा। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो हो गया वो +12 हो गया। यहां टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो गया वो +6 हो गया। चेंज कितना हो गया 6 हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। इसके मॉलिक्यूलर वेट को 6 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ रिएक्शन ऐसी देखते हैं जहां पर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 जगह पे चेंज होता है। अब रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके पास रिएक्शन कोई है K2Cr2O7 और उससे आपका बना K2Cr O4 और Cr2O3 और O2, K2Cr2O7 रिएक्शन था आपका। बना जो प्रोडक्ट वो बना K2CrO4 CrO3 और आपका बना Cr2O3
और आपका बन गया 3O2 ऑक्सीजन बन गया। और आपसे कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट आप बताएं। इसका इक्विवेलेंट वेट आप बता दें। तो यहां पर देखिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। टोटल हम चेंज की बात करते हैं। पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्रोमियम आपका 2, क्रोमियम यहां 3, ऑक्सीजन 4, 3, 7, 2, 9 और ऑक्सीजन यहां पर आपका 7, है ना। अब इसको जब आपको बैलेंस करना होगा तब आप 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, ये बैलेंस हो गया। अब ये हो गया 4 दूने 8 और ये हो गया आपका 2। तो इसको जब आप करेंगे 4, 4, 8, ये भी हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। ये आपका बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज को देखना है। यहां पर हम लोग देखें -14 और +2, मतलब 12 इसका हो जाएगा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्रोमियम का, 4 से गुणा हो जाएगा तो टोटल जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो 12 चौके 48 हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 8, 6 चौके 24। यहां पर क्रोमियम का जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा 24। यहां देखते हैं 6 और 6 दुनाई 12, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 12 हो गया। तो जो प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का रहा टोटल हो रहा 36 और रिएक्टेंट में जो रहा हो रहा 48। चेंज जो हुआ ट्वेल्व का हुआ। कितने मॉलिक्यूल के लिए 12 का चेंज हुआ? 4 मॉलिक्यूल के लिए 12 का चेंज हुआ। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना चेंज हुआ? चेंज फॉर 1 मॉलिक्यूल। चार मॉलिक्यूल के लिए ये 12 चेंज हुआ, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना चेंज हो जाएगा? 12/4 मतलब 3। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक मॉलिक्यूल के लिए जितना चेंज होगा टोटल, उतना आपका हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ 3, तो वैलेंसी फैक्टर आपका हो गया 3। तो इक्विवेलेंट वेट आपने जब निकाला तो मॉलिक्यूलर वेट को आपने वैलेंसी फैक्टर 3 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट जब हम लोगों ने सीख लिया तब हमको अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।